नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो कि टिपिकली आज ही एग्जीक्यूट होने जा रहा है। सबसे पहली चीज़ आज मैं आपको बताता हूं कि जुपिटर, जिसे हम देवगुरु बृहस्पति भी कहते हैं, जुपिटर जो है आज अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। 20 नवंबर को 1:26 पर ये मकर राशि में प्रवेश कर चुका है और मकर राशि का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। तो आज हम देखेंगे कि जुपिटर के मकर राशि में भ्रमण करने के दौरान और ये कब तक भ्रमण करेगा, ये 5 अप्रैल तक 2021 तक इस राशि के अंदर रहेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनका जो जुपिटर और शनि का जो मिला जुला प्रभाव है वो किस तरीके से रहेगा। और जुपिटर जो है इस दौरान जिन जिन नक्षत्रों से निकलेगा, जिन जिन नक्षत्रों से, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्रों से ये जाएगा, और उस दौरान पृथ्वी पर यानी हमारे मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ों का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो मैं इस चैप्टर को शुरू करूं उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी आगे भेजें जिससे ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। इसके अलावा भी आपका कोई कमेंट हो या किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप मेरे से वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बोल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जुपिटर जो है वो 20 नवंबर को 1:26 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर राशि जो है उसका स्वामी शनि होता है, सैटर्न उसका स्वामी होता है। तो इसके नेचुरल है कि ऐसी स्थिति के अंदर हमारे को इसका कुछ तो एडवांटेज मिलेगा और कुछ डिसएडवांटेज मिलेगा। हमारे जीवन में हर व्यक्ति के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव होगा, क्योंकि हमारे जितनी भी राशियाँ, हमारी 12 राशियों में हम सभी लोग जो हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो इन 12 राशियों में डिवाइडेड होते हैं। तो इन 12 राशियों के ऊपर इसका अपना अपना अलग अलग प्रभाव होगा। मैं इससे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हर राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, लेकिन उससे पहले मैं आज यहाँ पर एक मिला जुला असर हमारे जनजीवन पर या हमारे इस सांसारिक जीवन के ऊपर या इस पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के ऊपर, जीवन पर क्या प्रभाव ये देगा, उसकी विस्तृत चर्चा हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले मैं इसके एडवांटेज की बात करता हूँ। ऐसा है कि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जब भी जुपिटर जब भी मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर राशि के अंदर मूवमेंट करता है, तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये रुके हुए मांगलिक कार्यों को पूर्ण करता है। अब आप ये चीज़ प्रैक्टिकली भी देख लेना कि आज के बाद यानी 20 तारीख से लेकर के 5 अप्रैल तक आप देखेंगे कि आपके आसपास भी ऐसी शादियां या मांगलिक कार्य होंगे जो कि कई समय से रुके हुए थे या हो नहीं पा रहे थे, या किसी भी वजह से, किसी भी विघ्न के कारण वो संपन्न नहीं हो रहे थे। वो संपन्नता 100% होगी। यानी कि आपको बहुत जगह ये सुनने को मिलेगा कि रुकी हुई शादियां, या किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही थी लंबे समय से, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, या ऐसे कार्य जिनको हम सनातन धर्म में मांगलिक शब्द से जोड़ते हैं, वो सारे मांगलिक कार्य जो है उनके होने की संभावना जो है वो पूरी तरीके से बढ़ जाएगी। और ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि इस महीनों के दौरान, यानी कि नवंबर से लेकर अप्रैल तक, आपको इन मंगलिक कार्यों के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि दिखेगी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और एक बहुत प्लस पॉइंट है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज के अंदर सबसे पहले मैं डिसएडवांटेज लेता हूँ कि हमारे जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जनजीवन का मतलब होता है कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी हम जीते हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर नेगेटिविटी ये है कि हर व्यक्ति के अंदर, मोस्ट ऑफ द पर्सन, भय के वातावरण में अपने जीवन को काटेगा। और ये भय क्या होगा? ये भय होगा अनजान भय, जिसके बारे में आप बता नहीं सकते कि आखिर आपको डर किस बात का लग रहा है। एक अननोन फियर जो है आपके माइंड के अंदर रहेगा। इट मे बी रिलेटेड टू योर बॉडी, it may be related to your economy, it may be related to your children's, it may be related to your marriage life, it may be related to कुछ भी हो, लेकिन आपको एक भय रहेगा।
ये भय का वातावरण जो है, ये जो है जुपिटर और शनि का जो सम्मिलित प्रभाव है, ये आपके जीवन में लेके आएगा। और आप ये चीज़ नोट भी कर लेना कि आप प्रैक्टिकली इस बात को देख लेना कि ये समय में आपको एक अननोन फियर जो है, एक अलग तरह की, एक जिसे हम कहते हैं एक टिपिकल एंजाइटी जिसको हम कहते हैं, ये आपको फील होगी। ये एंजाइटी का कोई कारण नहीं होगा, लेकिन ये आपको फील होगी। आपको खुशी में भी, खुशी मतलब देखिए, एंजाइटी को लोग क्या है, नेगेटिव मानते हैं वैसे। आप देखिए, मतलब एक मज़े की बात मैं आपको यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। एंजाइटी को लोग हमेशा नेगेटिव मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एंजाइटी जो है बहुत ज़्यादा खुशी में भी एंजाइटी होती है। तो ये एंजाइटी यानी घबराहट होना, एंजाइटी घबराहट यानी कि ये खुशी में भी हो जाती है, यानी कि सब कुछ सुविधाएं होने के बावजूद भी आपको भय लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रहा है, मन बेचैन है, शांत है। इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में आने की संभावना है। ये मैं अपने गुरु और अपने ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के द्वारा, जो मुझे ज्ञान है उसके आधार पर मैं ये आकलन कर रहा हूँ। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 2 बात मैं ये कह रहा था कि सरकार के बारे में मैं बताना चाह रहा था। हालांकि सरकार, पॉलिटिक्स, राजनीति ये मेरा सब्जेक्ट कभी नहीं रहा, और ना ही मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर कभी भी कोई भी अपनी बात कहने के लिए पसंद करता हूँ, ना मेरा ये सब्जेक्ट है इसलिए, और ना ही मुझे इसकी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी है। लेकिन ज्योतिषीय आधार पर जो बात निकल के आ रही है वो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सरकारी मशीनरी टोटली फेल हो जाएगी। टोटली फेल का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सरकार मतलब कोई चुनाव हो जाएंगे या सरकार टूट जाएगी या इस तरीके की जो बातें होती है, वो नहीं। यहाँ पर सरकारी मशीनरी फेल होने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को, जो भी एक एजुकेटेड, समझदार और सरकार के बारे में जानता है, उसकी वर्किंग को समझता है, उसको ये आभास हो जाएगा कि सरकार जो है अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है। यानी कि वो अपने रोल को, जिसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो रोल होता है, उसको प्ले करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। आपको सरकारी कार्यों को कि एग्जीक्यूशन के अंदर आपको हर जगह पे प्रॉब्लम दिखाई देगी। आपको लगेगा कि जैसे सरकारी तंत्र पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा है। सरकारी अधिकारी, नेता, राजनीति के जितने भी लोग हैं, वो अपने आप को पूरी तरह से कार्य में झोंक नहीं पा रहे हैं, अपने आप को कुछ नर्वस फील कर रहे हैं या करने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। ये मे भी जो भी कारण हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ, ये एक कारण जरूर बनेगा कि व्यक्ति को ये महसूस जरूर होगा, जो लोग इस बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, कि हाँ, सरकार कुछ तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेल्योर वाली कंडीशन में है। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा था कि जीवन यापन। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था जनजीवन, दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया जीवन यापन। जीवन यापन का मतलब होता है कि इन आने वाले महीनों के अंदर व्यक्ति अपने जीवन यापन यानी अपने आप की दाल रोटी कमाने के लिए व्यक्ति नैतिकता को भूल जाएगा। नैतिकता को भूलने का मतलब क्या होता है? नैतिकता को भूलने का मतलब होता है कि व्यक्ति किसी भी तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेगा। ये जो प्रवृत्ति समाज में आएगी, ये समाज की दृष्टिकोण से यानी सामाजिक दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी, और इसका आने वाले टाइम पर बहुत दूरगामी प्रभाव इसका पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जीवन यापन के लिए व्यक्ति जो है, जब नैतिकता का त्याग करके अनैतिकता की ओर बढ़ने लग जाता है, तो ये समाज की दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छी बात नहीं मानी जाती। मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ इस समय यहाँ पर बढ़ेगी। तो अगर इस पे थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से सब लोग प्रयास करें तो शायद इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, अन्यथा ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्राइम जो है, क्राइम अनैतिकता को नैतिकता को भूलना मतलब क्राइम का बढ़ना, और क्राइम भी आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। लोग कुछ भी कार्य को करते समय कुछ भी नहीं सोचेंगे, ऐसी मानसिकता लोगों के अंदर बढ़ जाएगी कि कुछ भी करने से पहले उनको नैतिकता या सामाजिक या कानून, इन सब चीज़ों को ताक पे रख कर अपने जीवन यापन को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जिनको हम बोलते हैं, वो सब लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कि वो सब लोग भी अपने आप को नैतिकता को भूल करके अनैतिक यानी कि रूल रेगुलेशन को छोड़ करके, जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उनको अवॉइड करते हुए अपने आप
की वर्किंग को बनाएंगे, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा था कि प्राकृतिक रूप से, थर्ड मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि प्रकृति के साथ क्या होने वाला है। प्रकृति के साथ इस दौरान जो है ये भूकंप की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यानी जो रेड जोन है, जिनको हम कहते हैं, जिनको हमने गवर्नमेंट ने रेड जोन बना रखा है, वहाँ के लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भूकंप की संभावनाओं को काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन है कि भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पर थोड़ा सा तेज़ हवाओं का चलना, आंधी आना, तूफान आना, इस बात का भी इंडिकेशन ये देता है। तीसरी बात मैं आपको बता रहा था जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है अभी जो जैसे ये कोविड चल रहा है इसको लेकर के, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया कि इसको आप छोड़ नहीं सकते किसी भी चीज़ की चर्चा करते समय। कोविड-19 की स्थिति जो है वो इस दौरान क्या रहने वाली है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि इस दौरान ये बहुत ज़्यादा पीक से बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। यानी कि ये नवंबर है और ये अप्रैल है, ये अप्रैल है। यानी आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से होगा, यानी कि ये नवंबर ऑनवर्ड बढ़ती हुई फिर धीरे धीरे गिरती हुई अप्रैल में जाके ये कम होगी। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है इस बीमारी से होने वाले दुष्परिणामों की भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसलिए सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे मास्क पहनना, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो भी रेमेडीज़ हैं उनको, और ये सब करने की ज़रूरत है। और इसमें कोई भी लापरवाही ना बरतें, अपने घर के बच्चे और बुज़ुर्गों के प्रति पूरी तरह से सचेत रहें, अनावश्यक रूप से कहीं भी बाहर ना जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। ये मेरा व्यक्तिगत भी आपको आग्रह है कि इसका आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ समझाई। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि जब जनजीवन और भय का वातावरण, नैतिकता का पतन होना, और ऐसी स्थिति के अंदर एक अननोन फ़ियर जब आपके अंदर आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें बताऊँगा, जिनको आप ध्यान में रखें तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा कट सकता है। नंबर 1 चीज़ तो अपने आप को कूल और काम रखें, यानी अपने आप को शांत रखें। दूसरा, अपने पेशेंस को थोड़ा बढ़ाएँ। तीसरा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ओके रहे, जिससे आप शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहें। तीसरा, अगर आप एक रेगुलर एक्सरसाइज करें छोटी मोटी, जिससे आप फिजिकली फिट रहें, आपके विचार अच्छे रहें। और चीज़ों को अवॉइड करना सीखें, यानी कि बहुत ज़रूरी ना हो जब तक किसी भी चीज़ पर टीका टिप्पणी ना करें। ये मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को आगे भेजें। और फिर आपको अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल या किसी भी तरीके की इस दौरान मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8685035741। इस दौरान अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग तरीके की रेमेडीज़ होती हैं, जो कि व्यक्ति की राशि के आधार पर उसमें उनके जीवन में होने वाले परिवर्तन और जन्म कुंडली और हाथ के अध्ययन के आधार पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सी रेमेडी करने से व्यक्ति को अधिकतम लाभ होने की स्थिति बनती है। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट्स एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।